नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, महान लोगों की एक खास बात होती है। महान व्यक्ति चाहे जिस किसी भी क्षेत्र का हो, उसकी कही हुई बातें हर कालखंड में उतनी ही प्रासंगिक होती है जितनी कि वो तब थी जब उसने ये बात जब वो जीवित था, उसने ये बात जिस कालखंड में कही थी। स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे कलाम, इन लोगों ने कोई बात चाहे जिस दौर में कही हो, जिस कालखंड में कही हो, ये बातें हमेशा उतनी ही प्रासंगिक रहेंगी जितनी वो तब थी जब उन्होंने ये बातें कही थी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी एक महान विभूति हुए हैं, विजय आनंद, महान फिल्म मेकर। खास करके खास तौर पे वो अपने गानों के पिक्चराइजेशन के लिए जाने जाते थे। उतना बेहतरीन पिक्चराइजेशन, उनके अलावा मुझे गुरुदत्त याद आते हैं जो कर सकते थे। विजय आनंद अप्रोच तौर पर गुरुदत्त को उन्होंने असिस्ट किया था। उन्होंने आधिकारिक तौर पर तो कभी गुरुदत्त को असिस्ट नहीं किया, लेकिन वो उसी इंस्टीट्यूशन से आते थे जिस इंस्टीट्यूशन से गुरुदत्त आए थे। खैर, आज मैंने विजय आनंद साहब का एक इंटरव्यू देखा जो उन्होंने 1987 में दूरदर्शन को दिया था। इंटरव्यू लेने वाली महिला ने उनसे अलग अलग विषयों पर बातें की। लगभग हर विषय पर उन्होंने बड़ी विवेक से अपनी राय रखी। जब उनसे ये पूछा गया कि आज के दौर की और तब की फिल्मों में क्या अंतर है, उनका सबसे बड़ा अंतर तो बजट का आ गया है। उस दौर में 9-2-11 5 लाख में बनी थी और 10 लाख उसने कमाए थे, और हर प्रोडक्शन के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री खुद से कि डबल प्रॉफिट हो गया। फिल्म की डबलिंग हो गई। और सोचिए ये बात, ये जो इंटरव्यू 1987 का है, उसमें बड़ी फिल्मों का बजट, अगर कोई फिल्म 8-10 करोड़ बन गई तो बहुत बड़े बजट की फिल्म मानी जाती थी। उसके बारे में उनका कहना था, आज 10 करोड़ की फिल्म है, अगर 20 करोड़ कमा लेती है तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टडी में भी नहीं आती है। सोचिए, अब ये तो 1987 था जब 8-10 करोड़ का बजट बहुत बड़ा बजट होता था। आज 100-200 करोड़ का क्या हाल है। आज तो जो बड़े स्टार्स हैं वो खुद 100-100 करोड़ तक ले लेते हैं, और फिल्म का बजट जाता है 250 करोड़, और फिल्म 500 करोड़ भी कमा लेती है तो वो एवरेज ही मानी जाती है, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टडी में भी नहीं आती है। जब उनसे ये पूछा गया उनके गानों के पिक्चराइजेशन के बारे में, यहाँ एक बात जो पता चलती है, जो उन्होंने यहाँ पे जो जवाब दिया है, बजट क्यों बढ़ता है। यहाँ विजय आनंद वो फिल्म मेकर जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ बड़ी फिल्में बनाई। उस दौर के हिसाब से उनकी सारी फिल्में बहुत बड़े बजट की फिल्में थी। उनसे जब ये पूछा गया कि आपने इतने बेहतरीन गाने पिक्चराइज किए हैं, अपने गानों के पिक्चराइजेशन के लिए आप जाने जाते हैं, इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी खास वजह कोई दिखाई नहीं देती, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कोई बेहतरीन पिक्चराइजेशन किया, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। इन्होंने असली बात इसके बाद कही। उन्होंने कहा कि एक वजह ये हो सकती है कि मैं कभी कोरियोग्राफर यूज करना नहीं चाहता था। हार्डली मेरे 10% गानों में कोरियोग्राफर यूज हुए, 90% गाने मैंने खुद कोरियोग्राफ किए। मैं ज़बरदस्ती फिल्म का बजट क्यों बढ़ाऊं। और आज जो उन्होंने उस दौर की बात की, आज तो कोरियोग्राफर आता है तो बाकायदा शूट करता है, गाने को एडिट करता है, तो गाने से डायरेक्टर का टच खत्म हो जाता है, और जो टच गाने पर होता है उस कोरियोग्राफर का होता है। और कोरियोग्राफर को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उसके स्टेप्स कितने अच्छे लग रहे हैं, गाने का मूड क्या है, डायरेक्टर क्या चाहता है। कोई और नहीं कि हर गाने में बहुत हार्ड स्टेप्स रखे जाए तो ही गाना अच्छा लगेगा। गाने की क्या भावना है, डायरेक्टर उस गाने के माध्यम से ऑडियंस से क्या कहना चाहता है, ये ज़्यादा जरूरी होता है। सोचिए, अधिक गानों में जो संजय कुमार और सुचित्रा सेन के ऊपर पिक्चराइज हुआ है,
इस मोड़ से आते हैं, कुछ तेज कदम रास्ते, कुछ सुस्त कदम रहा। अगर उस गाने में संजीव कुमार नाचते हुए आते तो कैसा लगता? या विजयानंद साहब की किसी जेल थिप के गानों में जो देवानंद और वैजंती माला के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, उसमें अगर दोनों डांस करते रहते तो कैसा लगता? यहाँ तक कि जिन गानों में डांस है उसमें भी हर एक्टर डांस करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। जैसे होठों पे ऐसी बात में चुरा चुरा छुपा के चली है, खुल जाए वही रात तो दुहाई है दुहाई है, उसमें वैजंती माला का डांस करना तो जरूरी है, लेकिन अगर सोचिए उसी गाने में अगर देवानंद साहब नाचते होते तो कैसा लगता? और शायद वो गाना अगर आज बनता तो हीरो हीरोइन दोनों डांस कर रहे होते। तो यहाँ ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ डायरेक्टर ही जानता है, कोरियोग्राफर उस चीज़ को नहीं समझ सकता। उन्होंने वही बात कही, उन्होंने कहा कि आज जब गाना शूट होता है, और सोचिए बात 80s की, लेट 80s की, तो उस दौर में भी ये हो गया था। उन्होंने कहा कि आज जब गाना शूट होता है तो आमतौर पर तो डायरेक्टर सेट पर ही नहीं आता है, कोरियोग्राफर के भरोसे छोड़ देता है। एक्शन सीक्वेंस होता है तो फाइट मास्टर के भरोसे छोड़ देता है, डायरेक्टर सेट पर नहीं आता है। और उनका कहना था कि मेरी फिल्मों में चाहे सॉन्ग सीक्वेंस हो या फाइट सीक्वेंस हो, नॉर्मली खुद ही करना पसंद करता था। मैं फाइट मास्टर सिर्फ तब बुलाता था जब कोई बड़ा खतरनाक सीक्वेंस शूट हो रहा है या कोई बहुत बड़ा स्टंट है, तभी फाइट मास्टर सेट पर आता था, नहीं तो मैं खुद शूट करता था। इसके दो फायदे होते थे, एक तो हमारा बजट भी कंट्रोल रहता था, और दूसरा होता वो था स्क्रीन पर वो दिखता था जो मैं चाहता था, जो मैं दिखाना चाहता था। जो इसके बाद जो उन्होंने बात कही वो इससे बड़ी बात है। जो 80 के दशक में फिल्मों का स्तर गिर रहा था, और यही एक वजह थी, फिल्मों के गिरते स्तर की वजह से विजयानंद साहब ने काम करना बंद कर दिया था। राजपूत जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद जो 1982 में आई थी, उन्होंने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। अगली फिल्म उनकी 1989 में आती है, जाना दिल से दूर, और गिरते स्तर की वजह से उन्होंने काम छोड़ा था। जिस तरह चाहते स्क्रिप्ट चाहते थे वो स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी, एक्टर्स नखरे बहुत बढ़ गए थे, तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। यहाँ उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि संगीत का स्तर इसलिए गिरा है क्योंकि अब म्यूजिक को ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है, अब म्यूजिक बिकने लगा है। उन्होंने कहा फिल्मों का स्तर सिर्फ तब तक अच्छा रहेगा जब तक प्रोड्यूसर को रिकवरी सिर्फ थिएटर से मिलेगी, क्योंकि तब तक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दिमाग में राइटिंग करते वक्त, फिल्म लिखते वक्त या कास्टिंग करते वक्त शुरुआती दौर में सिर्फ ये ध्यान में रहेगा कि फिल्म ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। अब प्रोड्यूसर सोचता है कि मुझे गाने बेचने हैं, गाने की ज़रूरत है या नहीं है, मुझे 6 गाने डालने हैं, और गानों में तामझाम ज़्यादा डालना है। उनका कहना था कि ज़बरदस्ती के जो मैं 150 डांसर बैकग्राउंड में नाचते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि इनकी ज़रूरत क्या है। ग्रैंडर दिखाने के नाम पर आप लोग ज़बरदस्ती फिल्म का बजट बढ़ा रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, उससे ऑडियंस भी इरिटेट होती है। ये तो अभी 1987 की बात है, सोचिए आज के दौर में क्या हो रहा है। ये बातें आज भी उतनी सच है जितनी सच तब थी जब उन्होंने ये बात 1987 में कही थी। उनका कहना था कि ज़बरदस्ती आपकी पूरी स्टोरी भारत के किसी कस्बे की है या मुंबई की है, हीरो हीरोइन नाचने गाने स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, जबकि कहानी का स्विट्जरलैंड से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि प्रोड्यूसर को गाना बेचना है, गाने में खूबसूरत लोकेशन दिखानी है। ये पहले की फिल्मों नहीं होता था, पहले सच में नहीं होता था। उनकी मुझे तो उनकी कोई फिल्म याद नहीं आ रही है जिसमें मैंने कोई फॉरेन लोकेशन देखी भी हो। 9-2-11 से उठा लो और उनकी आखिरी फिल्म राजपूत तक देख लो, और सारी सुपर हिट फिल्में हैं, गाइड हो या तीसरी मंजिल हो, राजपूत हो, ब्लैकमेल हो, राम बलराम हो। मुझे नहीं याद है कि उनकी किसी फिल्म में मैंने कोई फॉरेन लोकेशन देखी है। और अब तो हीरो हीरो दोनों गांव के हैं, लेकिन पता चला गाना बज रहा है तो कोई टर्की में गा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में गा रहा है, कोई मॉरिशस में गा रहा है, कोई लंदन में गा रहा है, और फिर गाना खत्म होते फिर इंडिया पहुंच जाते हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सी सारी बातें बताई उस इंटरव्यू में,
और बड़े सेटल तरीके से बोल रहे थे। सेंसर के बारे में उनसे पूछा गया, यहाँ कितने ज्ञान की बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मैं सेंसर के अध्यक्ष पद संभालने से पहले मुझे खुद सेंसर इतना पसंद नहीं था, अब जब कुर्सी पर बैठा हूँ तो मेरी भावना जरा मेरे विचार सेंसर को लेकर जरा बदल गए हैं। सेंसरशिप जरूरी इसलिए है कि प्रोड्यूसर कहीं ये ना दिखा दे सिर्फ बिजनेस के लिहाज से, कोई ऐसी चीज ना दिखा दे जो उसकी फिल्म के लिए जरूरी नहीं है। जैसे उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में एक बात कही कि मान लीजिए अगर आपकी कहानी ऐसी है कि किसी महिला का बलात्कार हुआ है और वो बलात्कार का बदला ले रही है, अब यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि उसका कितने विभत्स तरीके से बलात्कार हुआ कि वो उसके दिल में बदला लेने का विचार आया, आपको रेप सीन दिखाना पड़ेगा। लेकिन वो रेप सीन कितना दिखाना है, किस पर अगर सेंसर ना हो तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं, तो कितना दिखाना है जिसके लिए वो ये डिसाइड करने के लिए सेंसर जरूरी है। हीरो के घर पे कोई अत्याचार हुआ है, उसके माँ बाप का किसी ने उसके माँ बाप को मार दिया है और हीरो उसका बदला ले रहा है, तो ये जस्टिफाई करने के लिए कि हीरो के साथ ये अन्याय हुआ है और वो बदला ले रहा है, आपको मारने का सीक्वेंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन वो मारने का सीक्वेंस कितना दिखाना है, कितनी हिंसा आप दिखा सकते हैं, इसके लिए सेंसर जरूरी है। अब सेंसरशिप इतनी भी ना हो जाए कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाए, सब कुछ काट दिया जाए। इसके लिए सेंसर में वैसे लोगों को बिठाना जरूरी है जो फिल्म मेकिंग को जानते हैं, जिनका फिल्मों से कोई ना कोई लेना देना है या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए। और यहाँ उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे लोग सेंसर बोर्ड में बहुत कम है। सोचिए बात उन्होंने तब कही थी जब खुद अध्यक्ष थे। विजय आनंद साहब हमेशा अपनी इसी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। वो इतने स्पष्टवादी थे कि उन्होंने अपने बड़े भाई देवानंद और विजयानंद की उम्र में अच्छा खासा गैप था, उनको पापा कहते थे। और जैसे ही देवानंद ने डायरेक्शन देना चालू किया, विजयानंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेम पुजारी के एक स्क्रीनिंग के दौरान के समय ये कह दिया कि पापा you should be always behind in front of camera, please don't go behind the camera, you are a very good actor but you are a bad director। और सुनिंदर को तो उनका कहना यह था कि भैया आप पापा, जिनको पापा कहते हैं, पापा आप हमेशा कैमरे के सामने ही रहिए, आप प्लीज़ कैमरे के पीछे मत जाइए, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन आप बहुत घटिया डायरेक्टर हैं। यही बात उन्होंने दिलीप कुमार को कही थी जब दिलीप कुमार ने कलिंगा बनाई। कलिंगा रिलीज नहीं हो पाई, कल वो परिस्थितियाँ अलग सी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, लेकिन पूरी हो गई थी, पूरी होकर वो उसकी स्क्रीनिंग भी हो गई थी, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बीच में विवाद की वजह से वो रिलीज नहीं हो पाई। कलिंगा देखने के बाद उन्होंने दिलीप साहब से यही कहा था कि यूसुफ साहब आप एक महान अभिनेता हैं, लेकिन बड़े घटिया डायरेक्टर हैं, प्लीज़ डायरेक्शन मत दीजिए, ऑडियंस को टॉर्चर मत कीजिए। विजय आनंद वो व्यक्ति हैं 90 के दशक के आखिर में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और सुषमा स्वराज उस सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थी। पॉर्न फिल्में दुनिया कई देशों में लीगल हैं, वहाँ परमिशन है, पॉर्न फिल्में शूट कर सकते हैं, उनको बाकायदा रिलीज कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में पॉर्न फिल्में पूरी तरह से बैन है। विजय आनंद ने जब सुषमा स्वराज सूचना प्रसारण मंत्री बनी तो उनको एक चिट्ठी लिखी कि हमारे देश में भी पॉर्न फिल्मों को भी लीगल कर देना चाहिए, इससे फिल्म इंडस्ट्री का भी रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा और सरकार को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। सुषमा स्वराज ने जब ये चिट्ठी देखी तो हैरान रह गई। और जाहिर है हमारे देश में तो संभव नहीं है, अभी तक तो संभव नहीं है, आने वाले समय का पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन अभी तक तो ये नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इतने स्पष्टवादी थे कि उन्होंने मतलब जो बात उनके दिल में थी उनको ऐसा लगता था कि ये पॉर्न फिल्में लीगल हो जानी चाहिए। और सच भी है जी, अब बैन करके क्या फ़ायदा है, लोग वैसे भी देख ही लेते हैं।
तो इससे अच्छा इसको लीगल कर दिया जाए कि सरकार की भी कुछ कमाई हो जाएगी और फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को और ज़्यादा काम मिलेगा। जब लीगल हो जाएगी जाहिर है ओपन तरीके से शूट होंगी, अलग अलग लोकेशन पर जाकर शूट होंगी, नए फिल्म मेकर सामने आएंगे, नए एक्टर्स सामने आएंगे। बैन करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोग उस समय भी लोग आज तो इंटरनेट है, जो जब चाहे वहाँ देख सकता है, जहाँ चाहे वहाँ अपने मोबाइल पर देख सकता है, लेकिन उस समय भी लोग छिपा कर देख ही लेते थे। तो उन्होंने कहा कि इसको लीगल कर दीजिए, सरकार की भी कमाई हो जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा और रोजगार बढ़ जाएगा और लोगों को और काम मिलेगा। लेकिन सुषमा स्वराज ने तो, जाहिर है ये होना भी नहीं था। भारत में अब तक क्या आने वाला 10-20 सालों तक तो मुझे संभव नहीं लग रहा है। उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सुषमा स्वराज ने मना कर दिया। विजयानंद, अब सोचिए कितने स्पष्टवादी थे। देवानंद 60 के दशक के आखिर तक या 70 के दशक की शुरुआत तक कहा जाए तो अपने शीर्ष पर थे। जो आखिरी सुपर हिट फिल्म है तेरे मेरे सपने, वो भी उन्होंने विजयानंद के साथ ही बनाई थी। विजयानंद उस फिल्म के डायरेक्टर थे। उसके बाद देवानंद की उम्र के और बाकी सारे एक्टर्स ने, वो चाहे दिलीप कुमार हो, राज कपूर हो, लगभग सबका एज ए हीरो करियर एक ही साथ खत्म हुआ। दिलीप साहब ने कुछ ज़बरदस्ती जरूर की, उसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्में की जिनमें एज ए हीरो आए, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह पिटी। वो चाहे सगीना हो, बैराग हो। हालांकि बैराग के लिए दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था, लेकिन फिल्म वही पिट गई थी। विजयानंद तभी समझ गए कि देवानंद का एज ए हीरो करियर खत्म हो चुका है और उनको या तो कैरेक्टर में उतर जाना चाहिए या प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए। एज ए हीरो उनको सामने नहीं आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने देवानंद साथ एज ए हीरो काम करना, एज अपनी फिल्मों एज ए हीरो लेना छोड़ दिया। बाहर की फिल्मों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस कर दिया था और अच्छी धर्मेंद्र के साथ उन्होंने ब्लैकमेल बनाई और उनका झुकाव उस वक्त तरफ ज़्यादा हो गया था। जैसे ब्लैकमेल के हिट होने के बाद विजयानंद की 4-5 साल तक कोई फिल्म नहीं आई और वो ज़्यादातर उनका ध्यान अध्यात्म की तरफ ही रहा। विजयानंद के देवानंद के बहुत कहने पर उन्होंने एक बुलेट बनाई देवानंद को लेकर, और यही वो समय था जब विजयानंद का ज़्यादा फोकस अध्यात्म की तरफ था और फिल्मों की तरफ उनका ध्यान कम था। एक तो ये वजह है, दूसरा देवानंद का बुढ़ापा और ज़बरदस्ती हीरो रहने की जीत बुलेट पर पूरी तरह हावी रही और बुलेट पूरी तरह पीटी। उसके बाद ओशो की तरफ से विजयानंद का मोह भंग हुआ और ऐसा मोह भंग हुआ कि ओशो के दिए हुए जितने भी वो कंठीमाला था उनके गले में, वो सब उन्होंने टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दिया और फिर पूरी तरह से फिल्मों पर ध्यान देना शुरू किया। और राम बलराम और राजपूत 2 सुपरहिट फिल्में दी और 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद अचानक उनका फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स के नखरे देखकर मोह भंग होता है। दूसरा कोई भी डायरेक्टर होता है तो 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद बैक टू बैक फिल्में करता रहता है। विजयानंद पूरी तरह फिल्मों से दूरी बना ली, यहाँ तक कि उस दौर के सुपरस्टार्स अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और बाकी भी जितने फिल्म सुपरस्टार्स थे, मिथुन चक्रवर्ती हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जो विजयानंद साथ काम नहीं करना चाहता था। एक अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राम बलराम में इन दोनों के झगड़े की वजह से, झगड़ा कहना तो गलत होगा, लेकिन दोनों का ईगो टकरा रहा था। विजयानंद बहुत ज़्यादा हाथ थे और अमिताभ बच्चन के पास प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे सुपर डायरेक्टर ऑलरेडी थे। तो उनके अलावा फिर भी विजयानंद ने धर्मेंद्र को लेकर ही राजपूत बनाई, राम बलराम को। लेकिन अमिताभ बच्चन के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन उनके बीच में मुझे लगता है हल्की दूरियाँ थी। अमिताभ बच्चन को कहीं ना कहीं ये लगता था कि विजयानंद धर्मेंद्र की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, धर्मेंद्र के कैरेक्टर को ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए शायद अमिताभ ने थोड़ी दूरी बनाई थी। लेकिन धर्मेंद्र के ऊपर को विजयानंद के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि अगली फिल्म में भी धर्मेंद्र ही दिखाई देते हैं राजपूत में, और राजपूत में धर्मेंद्र का कैरेक्टर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के सामने होते हुए, ये उनकी नहीं जिन फिल्मों से जिसमें राजेश खन्ना ने काम किया है, लेकिन राजेश खन्ना कैरेक्टर हल्का है दूसरे हीरो के सामने, वरना और बाकी जितनी फिल्में हैं उनमें राजेश खन्ना का ही कैरेक्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता था। यहाँ तक इसके बाद भी राजपूत के बाद राजेश खन्ना के साथ धर्मेंद्र एक बार और दिखाई देते हैं इंसानियत के दुश्मन में, उसमें भी राजेश खन्ना डबल रोल में और धर्मेंद्र का एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह रोल है। कैरेक्टर उनका भी अच्छा है, लेकिन हीरो राजेश खन्ना है। राजपूत की इकलौती फिल्म है
जिसमें राजेश खन्ना, विनोद खन्ना 3 हीरो हैं। और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के सामने धर्मेंद्र का कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो विजयानंद का धर्मेंद्र के प्रति कुछ ज़्यादा प्रेम था, और शायद इसलिए अमिताभ ने थोड़ी दूरी बनाई थी उसका उनके। लेकिन अमिताभ के अलावा जितने भी सुपरस्टार थे, उन सब ने जाकर विजयानंद सामने मिन्नतें की थी कि आप दूसरी फिल्म बनाइए, इसका फिल्म शुरू करिए। इंडस्ट्री के हालात देखकर विजयानंद फिल्म शुरू करना ठीक नहीं समझा। इसके बाद अपने आखिरी दिनों में 80 के दशक के आखिर में देवानंद के बहुत विनती करने पर उन्होंने जाना से न दिल से दूर का निर्देशन करना स्वीकार किया। और ये बात बड़ी साफ गोई से विजयानंद ने इस इंटरव्यू में भी कही है, जब उनसे ये पूछा गया कि आप जो फिल्म बना रहे हैं, जाना है दिल से दूर, आपको इस पर कितना विश्वास है? तो उन्होंने कहा फिल्म बनाना मेरा काम है, अपनी तरफ से अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन ठीक मैं गाने वही सिचुएशन के हिसाब से डाल रहा हूँ, और जो कंटेंट है जो मैं कहना चाहता हूँ वो बड़ी साफ सफाई से कह रहा हूँ, बाकी सब ऑडियंस के हाथ में। तो वो निराशा उनके चेहरे पर उस इंटरव्यू में साफ दिख रही है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन इस दौर के मुताबिक ये फिल्म कितनी चलेगी ये मैं नहीं जानता। और हुआ भी वही, फिल्म आई और आकर बुरी तरह से पीटी। इसके बाद विजयानंद सिर्फ एक टीवी शो में दिखाई दिया, उसके कुछ एपिसोड उन्होंने डायरेक्ट किए थे, तहकीकात, जिसमें उन्होंने सेंट्रल कैरेक्टर भी किया था, और डिटेक्टिव सैम का। करण राजन का शो था, ये शो था, शुरुआती कुछ एपिसोड करण राजन ने शूट किए थे, उसके बाद कुछ एपिसोड विजयानंद ने शूट किए, फिर करण राजन ने शूट किए, एक दो और डायरेक्टर्स ने भी काम उसमें किया। लेकिन यही एज ए डायरेक्टर मुझे लगता है विजयानंद का आखिरी काम था, तहकीकात शो। उसका उन्होंने एक्टिव तौर पर कोई काम नहीं किया, खास काम नहीं किया अपने आखिरी दिनों तक। वही सेंसर बोर्ड संभाला, और कुछ अवार्ड शोज में भी एक अवार्ड शो याद आता है, अवार्ड शो से नाम लिया गया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी, और शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ ये स्क्रीन अवार्ड था, उसकी जूरी में विजयानंद को भी शामिल किया गया था, और कई श्रेणी में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अवार्ड दिया जा रहा था। जब बेस्ट फिल्म का अवार्ड देने की श्रेणी आई की बारी आई तो विजयानंद ने मना कर दिया, उन्होंने कहा फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं जा सकता है इसको, ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है। उन्होंने उस फिल्म का नाम भी बताया, और फिल्म के अंदर और भी बहुत सी कमियां बताई कि इसी वजह से इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं दिया जा सकता। इतनी साफ गोई मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने और किसी फिल्म मेकर को या और किसी बड़ी फिल्म की पर्सनैलिटी के अंदर देखी है। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर बातें करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।